नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक या आज का चैप्टर है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। ध्वनि तरंग से पहले हम देखते हैं तरंगें क्या होती हैं। हमने इसके पहले आपको एक चैप्टर पढ़ाया था तरंग का। तरंग दरअसल ध्वनि तरंग किसमें आती है, क्या है? जो तरंग है इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है यांत्रिक, दूसरा होता है अयांत्रिक। यांत्रिक का मतलब होता है ऐसी तरंगे जिनमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। वहीं पर अयांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। अब यांत्रिक तरंगों को भी हम दो भागों में बांटते हैं, वो है एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्ध्य होता है। कौन कौन से? अनुदैर्ध्य, एक अनुदैर्ध्य होता है, दूसरा अनुप्रस्थ होता है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की। अनुदैर्ध्य तरंग में कौन कौन सी तरंगे आती हैं? सबसे पहले देखते हैं हम। अभी हाल ही में देखो एक घटना चल रही है सुरंग की, जिसमें मजदूरों को मतलब अभी भी हाल ही में निकाला गया है। तो टनल से निकाला गया है। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले टनल बनाने के लिए उसके एक बेस बनाते हैं। बेस बनाने में जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो किसमें आती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग आती है। जब किसी चट्टान से कोई शिलाखंड निकाला जाता है, चट्टानों को तोड़ा जाता है या कोई धातु निकाली जाती है, उसके लिए उसे विस्फोटित किया जाता है, तो वो किसमें आता है? अनुदैर्ध्य तरंग में, अर्थात विस्फोट किसमें आता है? अनुदैर्ध्य तरंग में आता है। अब बात करते हैं भूकंप। एक ऐसा टॉपिक है अभी हाल ही में जो आया था, भूकंप। भूकंप में कितने प्रकार की तरंगें होती हैं? तीन प्रकार की तरंगें होती हैं। एक होता है पी, दूसरा एस, तीसरा एल। अब यहीं पर हम देखते हैं जो पी एस एल है, इसमें केवल जो है केवल और केवल पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, बाकी एस और एल जो है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक। अब कारण क्या है? कारण यह है कि जो पी तरंगे हैं ये सबसे पहले पहुंचती हैं। एस और एल यानी सेकेंडरी और लोअर होती हैं, इसी बदौलत इनको अनुप्रस्थ में रखा जाता है। ये थी हमारी ध्वनि की एक छोटी सी मतलब तरंगों की एक छोटी सी बात। यहीं पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो तरंग है वो है ध्वनि तरंग। आइए प्रारंभ करते हैं। ध्वनि तरंग क्या है और कैसे है। सबसे पहले हमने अभी आपको बताया ध्वनि तरंग कैसी है, अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अब बात करते हैं ये कितने प्रकार की होती है। जब हम ध्वनि तरंग की बात करते हैं तो ध्वनि तरंग तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। जब हम देखते हैं कि ध्वनि तरंगे, देखो, एक सुनाई देती है, एक सुनाई नहीं देती है। एक इतनी तीव्र होती है कि उसे हम चाह कर भी नहीं सुन सकते। ऐसी ही तरंगों में हम देखते हैं कि इन तरंगों को इसी प्रकार से बांटा गया, जैसे अपशब्द तरंगे, अपशब्द तरंगे, दूसरा श्रव्य तरंगे, तीसरा पराश्रव्य तरंगे। याद रहेगा। अब बात करते हैं कि अपशब्द तरंगे क्या हैं, पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं। दरअसल जो कोई भी तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, या फिर ऐसा समझ लो कि अपशब्द तरंगों को हम देख लेते हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? इनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। वहीं पर जब हम पराश्रव्य की बात करते हैं तो ये 20,000 से अधिक होती है। इस हर्ट्ज कितना होता है? 20,000 से अधिक होता है। अब बात करते हैं श्रव्य तरंग। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के मध्य की जो तरंग होती है वो श्रव्य तरंग होती है। मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के मध्य की जो तरंग होती है वो श्रव्य तरंग होती है, और इसे ही हम आसानी से सुन सकते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। सबसे पहले हम देखते हैं हर्ट्ज क्या है। आइए,
दरअसल हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज। इनका नाम था हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज। इनका जन्म 22 फरवरी 1857 को हैमबर्ग जर्मनी में हुआ था। याद रखना, हैमबर्ग जर्मनी, सन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनकी शिक्षा जो थी वो बर्लिन विश्वविद्यालय से हुई। इन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों के प्रयोग की पुष्टि की थी। याद रहेगा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों के प्रयोग की पुष्टि की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और ये विद्युत चुंबकीय था किसका? तो ये था जेसी मैक्सवेल। याद रहेगा। अब बात करते हैं कि इनकी क्या भूमिका थी। ये मतलब हर्ट्ज को हम क्यों यूज करते हैं, क्यों इनका जो सरनेम है हर्ट्ज, इसका उपयोग करते हैं। दरअसल इन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा टेलीविजन के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। कारण क्या था? इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। किसने किया था? ये थे हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज। और बाद में इसी प्रभाव को जो विस्तारित या व्याख्या किया था वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनके सम्मान में, किसके? हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में एसआई मात्रक, इसका आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज रखा। याद रहेगा कि हम हर्ट्ज का प्रयोग ध्वनि में क्यों करते हैं, क्योंकि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है और ध्वनि को आवृत्ति के माध्यम से ही हम व्यक्त करते हैं कि किसकी कितनी आवृत्ति होती है। वही चीज यहाँ पर दिया गया है। अब हर्ट्ज समझ गए कि हर्ट्ज क्या था। अब बात करते हैं कि जो पराश्रव्य, श्रव्य और अपश्रव्य तरंगे हैं, इनके बारे में। आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्यों में श्रव्य का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यहीं पर कह रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते, जो पहला है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, फिर कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य इसका है कि 0 से 25 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है इसे सुन सकते हैं। अब बात आगे कह रहा है कि जो जो व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। 20 हर्ट्ज, अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अपश्रव्य ध्वनियों को सुन पाते तो किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि हम मक्खी के पंखों के कंपन को सुन पाते हैं। अर्थात मक्खी के जो पंख हैं, इनके जो कंपन हैं, किसमें आता है? श्रव्य तरंगों में आता है। याद रखना, मक्खी के पंख किसमें आते हैं? श्रव्य तरंगों में आते हैं। अच्छा, अब श्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? इसका उत्तर होगा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे और कुछ जानवरों में जैसे कुत्ते। हम देखते हैं रात में कुत्ते बेवजह भौंकने लगते हैं। क्या कारण होता है? क्या पागल होते हैं? नहीं, इनका सीधा कारण होता है कि ये कुछ ऐसी आवाजें सुन पाते हैं जो हमारे कान नहीं सुन सकते और इन्हीं बदौलत ये भौंकने लगते हैं। अब बात करते हैं अपश्रव्य तरंगों को कौन कौन सुन सकता है। जैसे राइनोसिरस अर्थात गैंडा, ये 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अपश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग कर सकता है। सबसे पहले, अब जब जाहिर सी बात, जो उपयोग कर सकता है तो ये क्या कर सकता है? बोल भी सकता है। कितनी? 5 हर्ट्ज तक की। सबसे कम कौन कर सकता है? राइनोसोरस अर्थात गैंडा, ये इनका उपयोग करता है और संपर्क स्थापित करता है। हाथी तथा व्हेल अपश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाथी और व्हेल कौन कौन हो गए? पहला हो गया राइनोसिरस, दूसरा व्हेल, तीसरा हाथी। अब बात करते हैं कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अपश्रव्य, यहाँ देखो दिया है, भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देता है।
तो क्या कारण है कि भूकंप आने से पहले कुछ जीव जंतु परेशान होने लगते हैं। यही कारण होता है कि अपशब्द जो तरंगे होती है भूकंप से पहले ये उत्पन्न हो जाती हैं कि जो जानवर सुन लेते हैं, और ऐसी तरंगों के कारण ये क्या होते हैं, ये परेशान होने लगते हैं। यही कारण है कि जीव जंतु जो होते हैं अन्य की अपेक्षा सबसे पहले ये जान जाते हैं कि कुछ भूकंप जैसी घटनाएं आने वाली हैं। और वर्तमान में जो भूकंप की देख रेख या फिर संभावना जताई जाती है, सबसे पहले जानवरों को देखकर ही जताई जाती है। अब बात करते हैं कि जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं उनके बारे में। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे यहाँ देखो दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, याद रखना, डॉल्फिन, चमगादड़ और पारफाइज जैसे जंतु पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से जंतु पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं? जबकि हमने अभी देखा था अपश्रव्य ध्वनि तरंगे कौन कौन उत्पन्न करता है, तो वो थे गेंडा, हाथी और वह। ये क्या थे? ये अपश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं और आपस में संपर्क भी स्थापित करते हैं। लेकिन पराश्रव्य ध्वनि तरंगों में डॉल्फिन, चमगादड़ और पारफाइज जैसे जंतु होते हैं। पारफाइज तो चमगादड़ जैसा ही एक जंतु होता है। अब बात करते हैं कि इनके अतिरिक्त एक और जीव है जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करता है, वो है चूहा। चूहे भी क्या करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं। याद रहेगा कि अपश्रव्य तरंगों को कौन उत्पन्न करता है और पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को कौन उत्पन्न करता है। अब हमने एनसीईआरटी के माध्यम से देखा कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे और श्रव्य जो अपश्रव्य ध्वनि तरंगे थी, इनका उपयोग कैसे और कौन कौन करता है। अब बात करते हैं कि इनका उपयोग क्या है। जैसे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है और किस काम में इनका उपयोग होता है, आइए देखते हैं ये भी एनसीईआरटी के माध्यम से। यहाँ देखो दिया हुआ है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग क्या है? कह रहा है उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का उपयोग विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे, कहाँ कहाँ पर। दिया हुआ है उन भागों को साफ करने में, मतलब सफाई करने में इनका उपयोग किया जाता है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। इनकी सफाई करने के लिए हम पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों, पिंडों में दरार, याद रखना, दरार तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बड़े बड़े भवन हुए, पुल हुए, मशीनें हुई, वैज्ञानिक उपकरण हुए आदि में पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये तो था अभी तक औद्योगिक क्षेत्र में जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं चिकित्सीय क्षेत्र में पराध्वनि तरंगों का उपयोग कैसे किया जाता है। दरअसल हम देखते हैं कि कार्डियोग्राफी की बात करें, जिसे हम ईसीजी कहते हैं। ईसीजी जब किया जाता है तो जो ग्राफ बनाया जाता है, उस ग्राफ को बनाने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अर्थात हृदय का प्रतिबिंब जो बनाया जाता है, उसके लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है? पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस सूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। जो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे देखते हैं, जो अल्ट्रासाउंड होता है, हम उसमें पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। अब उसमें चाहे पथरी हो या ट्यूमर हो, इसके लिए हो, या फिर अल्ट्रासोनिक या फिर जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, जिसके द्वारा हम गर्भ में शिशु की जांच करते हैं, उसके लिंग की जांच करते हैं, ये पुरुष मतलब बालक है या बालिका है, उसके बारे में, उसके लिए भी हम पराध्वनि तरंगों का ही उपयोग करते हैं।
याद रहेगा। जो इलाज करते हैं कि पथरी किसी को हो जाती है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। याद रहेगा कि इन चीजों में किसका उपयोग करते हैं, पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। हमने देख लिया पराश्रव्य जो तरंगे हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे है, ये एनसीईआरटी के माध्यम से देखा है। अब बात करते हैं कि जो कहाँ कहाँ पर और कितनी कितनी इनकी गति कितनी होती है। सबसे पहले ध्वनि की जो गति होती है, ये गति कितनी और कहाँ कहाँ होती है, सबसे अधिक कहाँ होती है, न्यूनतम कहाँ होती है। आइए चलते हैं फिर से एनसीईआरटी की बुक में। हम देख सकते हैं कि सामान्य ध्वनि पर, सामान्य ध्वनि कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसे हम सामान्य ध्वनि कहते हैं। याद रहे सामान्य ध्वनि पर ठोस की, सबसे पहले बात कर लें ठोस की। ठोस की सबसे अधिक जो चाल होती है वो होती है एल्युमिनियम में। किसमें होती है, एल्युमिनियम में। कुल 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये क्या है, एल्युमिनियम है और कितनी है यहाँ पर 6420 मीटर प्रति सेकंड है। एल्युमिनियम की कितनी है, 6420 मीटर प्रति सेकंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ध्वनि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो एल्युमिनियम में होती है। अब बात आती है सबसे अधिक किसमें होती है, तो ठोस में ही सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। इसीलिए पी तरंगे देखते हैं कि सबसे अधिक ठोस माध्यम, जहां पर ठोस होता है वहां पर सबसे तीव्र गति से वो चलती है, इसीलिए इसे प्राइमरी तरंग भी कहते हैं। और यही कारण है कि इसे अनुप्रस्थ तरंग में रखा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग में रखा गया है। बाकी अन्य तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग में स्थानांतरित कर देते हैं क्योंकि वहां पर उसकी चाल मध्यम हो जाती है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टील। स्टील और लोहा, इन दोनों को याद रखना, दोनों नॉर्मल हैं, दोनों 5960 और 50 है। लोहा 5950 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि स्टील 5960 मीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार है। बात करते हैं द्रव में। जो द्रव में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है समुद्री जल में है। किसमें है, समुद्री जल में कितनी है, 1531 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि आसुत जल में यही 1498 मीटर प्रति सेकंड है। याद रखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट समुद्री जल है। समुद्री जल, एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस जल में मनुष्य आसानी से तैर सकता है, तो कारण मतलब कौन सा होता है वो जल है, समुद्री जल। क्यों, खारा होता है, उसका घनत्व तो अधिक होता है। और मेन चीज, अब देखो यहाँ पर घनत्व की मैंने बात की, जिस पदार्थ का घनत्व अधिक, जितना अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही तीव्रता या उतनी ही अधिकता से चलेगी। अब अगला है एथेनॉल। एथेनॉल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, वर्तमान में पेट्रोलियम में भी एथेनॉल का उपयोग किया जाने लगा है। हम अल्कोहल पीते हैं, उसमें एथेनॉल पाया जाता है। कई प्रकार से मेडिसिन वगैरह बनाया जाता है, हम एथेनॉल का उसमें उपयोग करते हैं। बहुत प्रकार से एथेनॉल का उपयोग होने लगा, इस लिहाज से एथेनॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एथेनॉल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1207 मीटर प्रति सेकंड होती है। आइए बात करते हैं कि गैस। गैस में सबसे अधिक तो हाइड्रोजन, याद रहेगा, हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकंड है। वहीं पर वायु में 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। बस इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बता दिए हैं। इसके अतिरिक्त आपको ध्वनि तरंगों की चाल और उनके माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जो बता दिया इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। अभी हमने पढ़ा कि ध्वनि की जो गतियां हैं कहाँ कहाँ और कितनी है। आइए देखते हैं कि क्या ध्वनि की गति घट और बढ़ भी सकती है। जी हाँ, ध्वनि की गति सबसे पहले किस पर निर्भर करती है वो देखते हैं। जो ध्वनि की गति होती है ये ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। कैसे, देखो, अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कर दें, ग्रोथ कर दें या बढ़ा दें, तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ जाएगी। वहीं पर यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस कम कर दें तो यही रफ्तार इतनी ही गति से कम हो जाएगी। याद रहेगा।
इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब गर्मी आती है तो अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें चिल्लाना नहीं पड़ता है, आराम से कहकर हम अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सर्दियों में देखो, हमें अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, अर्थात तेज बोलना पड़ता है, तब हमारी वहां तक आवाज पहुंचती। कारण ये नहीं है कि हम धीरे बोल पाते, ठंड की वजह बोल नहीं पाते। दरअसल ये होता है कि जो ध्वनि की चाल होती है ठंडक की वजह से मध्यम हो जाती है, इसी बदौलत हमें तेज बोलना पड़ता है। अब बात करते हैं कि क्या शुष्क या नमी इसमें भी कुछ होता है? जी हाँ। जब ध्वनि की चाल को हम देखते हैं कि शुष्क होता है, वहां पर हम ध्वनि की चाल आराम से या ध्वनि को आराम से हम प्रसारित कर सकते हैं। वहीं पर नमी होती है, अर्थात गीलापन होता है, तो जाहिर सी बात है ठंडक होगी, वहां पर ध्वनि की चाल मध्यम पड़ने लगती है। और एक ऐसा भी माध्यम है जिसमें हम आवाज नहीं सुन सकते हैं, वो है निर्वात। याद रहेगा, निर्वात में हम ध्वनि की चाल नहीं सुन सकते। बात आती है कि सर इनके अतिरिक्त क्या ध्वनि का कुछ और भी पोर्शन? जी हाँ। दरअसल तारत्व, एक तारत्व, आवृत्ति और गुणता, ध्वनि जो है इसके तीन, ध्वनि के तीन सॉरी तीन प्रमुख लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? वो है, पहला है तीव्रता। तीव्रता क्या करता है? जब हम देखते हैं कि किसी की आवाज मोटी है, किसी की आवाज पतली है, ये क्या होता है? ये उसकी तीव्रता या तारत्व होती है। तीव्रता को ही हम तारत्व के रूप में देखते हैं। जब किसी की आवाज, जैसे लड़कियों की आवाज, तारत्व या तीव्रता अधिक होने के कारण तारत्व को ही हम क्या कहते हैं? तीव्रता को ही हम क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। याद रहेगा। अब यही चीज है, किसी भी लड़की की आवाज तीक्ष्ण क्यों होती, पतली क्यों होती है? क्योंकि उसका तारत्व क्या होता है? अधिक होता है। वहीं लड़के की आवाज मोटी क्यों होती है? क्योंकि उसका जो तारत्व होता है वो कम होता है, या तीव्रता उसकी कम होती है। यही कारण है कि लड़कियों की आवाज सुरीली होती है और लड़कों की आवाज थोड़े कठोर होती है। अब जो ये तीव्रता और तारत्व है, ये निर्भर किस पर करता है? ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। याद रहेगा, तीव्रता या तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। कई बार हम देखते हैं कि जब मान लो ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है और कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, जब ये तेजी से चिल्लाता है, इसकी आवाज जब जाके चोटी से लड़ती है, टकराती है, तो ये वापस आती है। ये क्या हुआ? इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। सपोज अगर वहां तक ना जाओ पहाड़ पर्वतों तक, तो ऐसा समझ लो हम कई बार रूम में होते हैं, रूम बंद होता है, हम धीरे बोलते हैं, परंतु आवाज हमारी क्या करती है? गूंज जाती है। ये कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि होता है। अब यही चीज है कि प्रतिध्वनि अगर सुनना है, प्रतिध्वनि सुननी है, तो इसके लिए किसी भी मनुष्य का या किसी भी व्यक्ति के बीच कितनी दूरी होना चाहिए? मतलब ये व्यक्ति, मान लो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज है जहां से हमारी आवाज टकरा के आएगी, तो इन दोनों के मध्य जो अंतर होना चाहिए वो मैक्सिमम या मिनिमम कितना होना चाहिए? तो ये 17 मीटर के आसपास होना चाहिए। याद रहेगा, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की होनी चाहिए, तभी हम प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं या हमारी आवाज वापस आके हमारे तक सुनाई देगी। बात करते हैं कि हम जो बोलते हैं इसको सुनने के लिए कितना समय लगता है। जो सेकंड होता है उसका 10वां हिस्सा, यानी 1/10वां जो भाग होता है, ये प्रतिध्वनि नहीं है। ठीक है, हम किसी भी ध्वनि को जब सुनते हैं तो 1/10वां हिस्सा शेष सेकंड का है। सेकंड का 1/10वां हिस्सा का समय लगता है हमको हमारी ही बात को सुनाने के लिए या किसी व्यक्ति की हमारे तक बात पहुंचाने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि हम बोलते हैं तो उससे पहले, क्योंकि बोलते माइंड के थ्रू है कि क्या बोलना है, तो हम समझ जाते हैं, लेकिन अगले व्यक्ति की तो हम माइंड नहीं जानते ना। तो जब वो बोलता है तो उसकी आवाज हमारे तक जो आती है वो सेकंड का 10वां हिस्सा तय करके आती है। यहीं पर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है, कारण क्या है? ध्वनि के अपवर्तन या ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम। कारण क्या है कि जो ध्वनि है
उसका अपवर्तन। पहली बात तो यही होगी कि अपवर्तन। दूसरी बात होती है कि जो दिन होता है इसमें शोर शराबा आवश्यकता से अधिक होता है। यही कारण है कि रात में हमारी आवाज साफ निकलती है या साफ सुनाई देती है, मतलब किसी की भी आवाज हो, आवाज ध्वनि साफ सुनाई देती है, जबकि दिन में साफ सुनाई नहीं देती है। आइए बात करते हैं कि क्या ध्वनि की तीव्रता मापने का भी कोई यंत्र है? जी हाँ, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आइए बात करते हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैक संख्या। मैक संख्या का ध्वनि में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये है क्या? मैक संख्या क्या है? दरअसल मैक संख्या किसी भी पिंड उसी माध्यम में ताप तथा दाब, इनकी परिस्थितियों का जो अनुपात होता है, इन्हें व्यक्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है मैक संख्या। याद रहेगा, मैक संख्या क्या है? किसी भी पिंड उसी माध्यम में ताप तथा दाब के अनुपात को जिस संख्या के द्वारा मापा जाता है उसे हम मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या का उपयोग क्या है? मैक संख्या का हम उपयोग वायुयान के वेग में करते हैं। किसमें करते हैं? वायुयान के वेग में मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं कि सर हम जो बातचीत करते हैं ये कितनी होती है, क्या होता है, इसे कैसे मापा जाता है? तो इसे हम डेसिबल में मापते हैं। किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। अब सर अभी तो आपने ऑडियोमीटर बोला था। हाँ, वो था ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र। वो यंत्र था, ये यंत्र नहीं है। ये एक, जैसे हमने अभी हर्ट्ज बताया था, उस हिसाब से एक मतलब मापक सिस्टम है जिसके द्वारा हम मापते हैं। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, याद रहे। और जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा का उपयोग करते हैं ये होती है 30 से 40 डेसिबल। याद रहेगा, 30 से 40 डेसिबल होता है। ये हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। लड़ाई झगड़े तो इससे ऊपर होते हैं। ध्वनि तरंगों देखो, ध्वनि तरंगों का उपयोग भी कई प्रकार से होता है। एक होता है कि ध्वनि तरंग में जैसे रात्रि में हमें कुछ भी देखना होता है तो हम कैसे, हमने अभी आपको पराश्रव्य तरंग बताई थी। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रात्रि के समय हमें देखने के लिए, जैसे नाइट विजन चश्मा देखा है, ठीक है, क्या होता है, किस माध्यम से कार्य करता है या क्या उसका पैटर्न है? तो उसका पैटर्न है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों के माध्यम से व्यक्ति रात्रि में भी आसानी से देख सकता है। याद रहेगा। कई बार हम देखते हैं कि समुद्र के मापन करने के लिए कि कितना गहरा है, क्या है, इसके लिए भी हम ध्वनि का उपयोग करते हैं। ये ध्वनियाँ कैसी होती हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। कैसी ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। हमने आपका जो ध्वनि से संबंधित जो टॉपिक था कंप्लीटली पूरा कर दिया है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए। धन्यवाद।